Good morning students. Today we are going to start a new chapter that is relation and function. Relation and function बहुत ही important concept है मैथ में और इसको हम हर जगह यूज़ करते हैं, मैथ्स के हर एक ब्रांच में इसको यूज़ करते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले एक टर्म हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है पहले इसको देखते हैं। लेट A and B are any two non-empty sets सपोज कर लेते हैं कि A और B कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B is denoted by, इसको डिनोट कैसे करते हैं हम, A क्रॉस B से डिनोट करते हैं, एंड इज डिफाइंड एज, मतलब A क्रॉस B जो वैल्यू होगी ये किसके इक्वल होगी, A क्रॉस B इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स वाई, सच दैट X बिलोंग्स टू A and Y belongs to B। तो इसका मतलब अगर A और B कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स है, ठीक है, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसको हम A क्रॉस B से डिनोट करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B जब बोलेंगे तो A पहले आ रहा है तो A को पहले लिखेंगे इसमें और B को बाद में लिखेंगे और इसको रीड करेंगे A क्रॉस B या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, A क्रॉस B इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई, इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, सच दैट X बिलोंग्स टू A, Y बिलोंग्स टू B। ऑर्डर्ड पेयर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट प्लेस पे एलिमेंट होगा X वो हमेशा सेट A से बिलोंग करेगा जो पहले लिखा गया है, जो सेट पहले लिखा रहेगा पहला एलिमेंट उससे बिलोंग करेगा, और जो एलिमेंट बाद में लिखा रहेगा इसमें पेयर में वो दूसरे सेट से बिलोंग करेगा जो सेट बाद में लिखा गया। तो इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए सपोज दैट हमारे पास कोई एक सेट है A इज इक्वल टू 1 2 3, सेट A में 3 एलिमेंट्स हैं और एक सेट हमारे पास और है B। सपोज दैट इसमें एलिमेंट है हमारे पास A और B, दीज आर द एलिमेंट्स इन सेट B। तो यहाँ पे A और B का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, वो हम ऐसे लिखेंगे A क्रॉस B, और यहाँ पे A पहले लिखा गया है तो A के एलिमेंट्स पहले आएंगे और B बाद में लिखा गया है तो B के एलिमेंट्स बाद में आएंगे जो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे उसमें। तो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे क्या क्या, अब यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं, तो अगर टोटल पेयरिंग की जाए इसके एलिमेंट्स किसके साथ में, तो टोटल 6 पेयर्स बनेंगे। और पेयर्स क्या बनेंगे, 1 के साथ में A, देन 1 B, सिमिलरली 2 के साथ भी A और B आएगा, 2A 2B एंड 3A 3B, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों एलिमेंट्स की पेयरिंग B के दोनों एलिमेंट के साथ में हुई, तो टोटल एलिमेंट्स कितने आ गए इसमें, 6 आ गए। ये जो एलिमेंट्स आए ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स है, इनको ऑर्डर्ड पेयर्स बोलते हैं। ऑर्डर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिस ऑर्डर में हमारे यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में सेट्स लिखे होते हैं उसी ऑर्डर में यहाँ पे एलिमेंट्स भी होते हैं। जो सेट पहले रहेगा उसका एलिमेंट पहले लिखा जाएगा और जो सेट बाद में रहेगा उसका एलिमेंट बाद में लिखा जाएगा। एक चीज़ और, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, मतलब A क्रॉस B B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता है हमेशा। अगर इसी जगह पे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B एंड A निकालें, मतलब B क्रॉस A लिखें, तो जो वैल्यू आएगी वो डिफरेंट आएगी। तब इसमें क्या होगा, सेट B पहले लिखा गया है तो B के एलिमेंट को हम पहले लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स में, तो पेयरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, इसके साथ होगी। A की पेयरिंग 1 के साथ में,
क्योंकि बी पहले लिखा गया है तो ए का 1 के साथ में पेयर, फिर ए का 2 के साथ में पेयर और फिर ए का 3 के साथ में पेयर। ऐसे ही फिर बी की पेयरिंग तीनों के साथ में, तो B1 B2 एंड B3। तो B क्रॉस ए जब लिखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं पहले वो B के हैं। यहाँ पर तीनों में A पहले है, B से बिलोंग करता है, और इन तीनों पेयर्स में B पहले लिखा गया है जो कि सेट B से बिलोंग करता है। ठीक है, और क्लियरली यहाँ पे जो दिख रहा है, क्योंकि हमने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा है कि 1A A1 के इक्वल नहीं है ना। इसी तरीके से 1B जो है वो B1 के इक्वल नहीं है, इसके एलिमेंट्स सेम नहीं है इसका मतलब है। और एलिमेंट्स अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब A क्रॉस B B क्रॉस A के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B एंड B क्रॉस A आर नॉट सेम। तो ये चीज़ ध्यान रखना है हमें कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, मीन्स A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। हियर A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि A, let A is any set which is consist of two colors red and blue। तो इसमें दो कलर्स हैं रेड और ब्लू। और एक और सेट है हमारे पास B जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। सपोज दैट इसमें है बैग, कोट एंड शर्ट। तो सेट B जो है ये कुछ ऑब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ है। इसमें क्या है, बैग है, कोट है और शर्ट है। और सेट A जो है वो रेड और ब्लू दो कलर से बना हुआ है। तो इसमें अगर हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें निकालना है तो पेयरिंग कैसे होगी? बैग रेड कलर का भी हो सकता है और ब्लू कलर का भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से कोट भी आपका रेड और ब्लू कलर का हो सकता है, शर्ट भी रेड और ब्लू कलर की हो सकती है। तो पेयरिंग कितनी हुई टोटल इसमें भी 6 पेयर्स बनेंगे। A क्रॉस B अगर हम लिखेंगे तो A के एलिमेंट्स पहले लिखे जाएंगे पेयर में, रेड बैग, रेड कोट एंड रेड शर्ट। तो ये रेड कलर की पेयरिंग हो गई सेट B के तीनों ऑब्जेक्ट्स के साथ में। ऐसे ही ब्लू कलर की भी पेयरिंग होगी तीनों ऑब्जेक्ट्स के साथ में यहाँ पे। तब यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, ब्लू बैग, ब्लू कोट एंड ब्लू शर्ट। ठीक है, तो टोटल कितने पेयर्स हो गए? 6 पेयर्स हो गए यहाँ पे। तो एक पैटर्न यहाँ पे हमें ये भी मिल रहा है कि अगर सेट A में हमारे पास m एलिमेंट्स है, सेट B में n एलिमेंट्स है, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे? m इंटू n। जैसे कि यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं और इसमें 3 एलिमेंट्स हैं सेट B में, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 6। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हम निकाल सकते हैं। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। और अगर इसी जगह पे हमको B क्रॉस A निकालना होता तो फिर ये यहाँ पे जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाता, क्योंकि यहाँ पे B पहले आ गया है और ये बाद में आ गया है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इसमें भी क्या हो जाएगा, आपका कोऑर्डिनेट्स जो है उनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। सेकंड प्लेस वाला फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा और फर्स्ट प्लेस वाला सेकंड प्लेस पे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, बैग, रेड कोट, रेड शर्ट, रेड बैग, ब्लू कोट, ब्लू एंड शर्ट
ब्लू। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब यहाँ पे सेट बी के एलिमेंट्स पहले लिखे गए हैं, ठीक है। बैग का रेड के साथ में, कोट का रेड के साथ में, शर्ट का रेड के साथ में, ठीक है। बैग पहले है यहाँ पे, ठीक है। कोट पहले है और शर्ट भी यहाँ पे क्या है, पहले। और सेट ए के एलिमेंट्स यहाँ पे क्या है, कलर्स जो है वो बाद में लिखे गए। क्लियर। तो इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट किन्हीं भी दो सेट्स का लिख सकते हैं, बहुत ही ईजी है इसको लिखना। क्लियर। नेक्स्ट इस पे क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कब हम कह सकते हैं कि दो जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो इक्वल हैं, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। तो इसको एज अ रिमार्क हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला जो रिमार्क है उसमें हम ऑर्डर्ड पेयर्स की इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो सपोज दैट हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं x1 y1 और एक ऑर्डर्ड पेयर है x2 y2। तो x1 y1 ऑर्डर्ड पेयर विल बी इक्वल टू x2 y2 ऑर्डर्ड पेयर इफ़, ये सिर्फ तभी इक्वल हो सकते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। ये साइन जो है इसको हम इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई, इसका मतलब होता है, या इसी को हम इफ़ एंड ओनली इफ़ भी रीड करते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ़ कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ तभी जब क्या हो, x1 इज इक्वल टू x2, x1 यहाँ पे x2 के इक्वल हो और y1 इक्वल टू y2। तो दो ऑर्डर्ड पेयर्स अगर इक्वल लिखे गए हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे दोनों पेयर्स में इक्वल हो और सेकेंड एलिमेंट जो है पेयर में वो भी क्या हो, इक्वल। मतलब दोनों ही कोऑर्डिनेट्स अगर इक्वल होंगे करस्पॉन्डिंग, तभी हम कह सकते हैं कि हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या है, इक्वल है। और अगर ये इक्वल है तब हम कह सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है, इक्वल है। और अगर ये इक्वल है ऑर्डर्ड पेयर आपका पहले से, तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें। सपोज दैट हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है x+1 और y-1 एंड इट इज गिवन दैट दिस इज इक्वल टू 1 2 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ xy की क्या वैल्यू हो जिससे कि ये ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हो जाए। फाइंड x एंड y, xy फाइंड करना है और ये हमको गिवन है। इट इज गिवन दैट ऑर्डर्ड पेयर x+1 y-1 इज इक्वल टू 1 2। तो अभी हमने यहाँ पे लिखी हुई है कंडीशन, कब हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वल होंगे, अगर फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल हो और सेकंड वाला क्या हो, सेकंड के इक्वल हो। तो इसमें क्योंकि ये इक्वल दिया गया है तो फर्स्ट यहाँ पे एलिमेंट इस ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3। तो सॉल्व करके यहाँ पे इक्वेशंस को हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। यहाँ से दो इक्वेशंस हमको मिल गई और फिर यहाँ से ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 1 - 1 0 एंड y इज इक्वल टू 2 + 1 3। तो इट मीन्स अगर x y की ये वैल्यू होगी तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू अगर 0 पुट करते तो क्या आता, 1 आता, और y इज इक्वल टू यहाँ पर अगर हम 3 पुट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो क्लियरली दोनों वैल्यूज़ इक्वल हो जाएंगी। क्लियर। तो इस तरीके से अगर हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल दिए गए हैं और उसमें कुछ अननोन वेरिएबल्स है तो इसको यूज़ करके हम इस कंडीशन को यूज़ करके उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कंडीशन याद रखिए, दो ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं वो इक्वल होंगे अगर क्या हो जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा और सेकंड कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। और ये सिंबल भी आपको जानना चाहिए। दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई
या इसको इफ़ एंड ओनली इफ़ भी रीड करते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ मतलब सिर्फ और सिर्फ तभी, ये इसके इक्वल तभी होगा, सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब x1 = x2 होगा और y1 = y2 होगा। क्लियर? सेकेंड रिमार्क, सेकेंड रिमार्क में क्या है कि जैसे कि हमारे पास सेट A है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल टू m, सपोज दैट, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज इक्वल टू n। सेट A में m एलिमेंट्स हैं और सेट B में n एलिमेंट्स हैं। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे, m इंटू n एलिमेंट्स होंगे। मतलब दोनों में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लें अगर हम, तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B मिल जाएगा। ठीक है? और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्रॉस A, तो इसकी वैल्यू भी वही आएगी, चाहे हम m इंटू n लिखें या n इंटू m लिखें, वैल्यू सेम आएगी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्रॉस A। ठीक है? ये इक्वल होता है। एग्जाम्पल, सपोज दैट A क्या है, A के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, A1 A2 A3, और B एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं B1 B2, 2 एलिमेंट्स हैं। तो A क्रॉस B में अगर हमें एलिमेंट फाइंड करना है तो हमें पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमसे सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है तो हमें पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हम सिर्फ इस फॉर्मूले को यूज़ करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में कितने हैं, 3 हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स B में कितने हैं, 2 है। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू 6। और सिमिलरली अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्रॉस A फाइंड करना है तो पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B लिखेंगे, कहीं भी लिख सकते हैं, ऑर्डर से मतलब नहीं है इसमें, मैं सिर्फ क्वांटिटी चाहिए यहाँ पे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज 2 and number of elements in A is 3, so the final value will be 6. So using this formula we can find the number of elements in the Cartesian product easily. Okay, next है, suppose जो हमने Cartesian product लिया हुआ है, let A and B are any two non-empty sets। सपोज कर लेते हैं कि A और B कोई 2 नॉन एम्प्टी सेट्स है। मतलब नॉन एम्प्टी का मतलब आप जानते हैं कि दोनों के अंदर कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, तभी वो नॉन एम्प्टी होगा। तो अगर इन दोनों में से नॉन एम्प्टी हो और इनमें से क्या हो, एक जो आपका सेट है वो इनफाइनाइट हो, तब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा। तो इफ देन इफ A और B is infinite, then so is the Cartesian product A क्रॉस B। कहने का मतलब है अगर A और B नॉन एम्प्टी हो और दोनों में से एक सेट आपका इनफाइनाइट हो, एक या दोनों अगर इनफाइनाइट हो, तो आपका जो A क्रॉस B जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अगर दोनों में से एक भी सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B में भी क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमारे पास एक सेट है A और इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3,
और दूसरा सेट हम ले लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स आपको पता है एक इनफाइनाइट सेट है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड एन लें यहाँ पे हम, तब क्या आएगा, ए क्रॉस एन इज इक्वल टू, अब इसकी पेयरिंग 1 की पेयरिंग एन के सभी एलिमेंट्स के साथ में करेंगे, लेकिन इसके एलिमेंट्स तो हम बता ही नहीं सकते कहाँ तक है। तो ये जो पेयरिंग होगी 1 की इसके साथ में वही इनफाइनाइट हो जाएगी, और अभी तो इसमें और भी एलिमेंट्स हैं 2 और 3। तो इस तरीके से इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन। ये 1 का चलता जाएगा, ये सीक्वेंस ही इनफाइनाइट है। इसके बाद फिर ऐसे 2 का स्टार्ट होगा, ठीक है, 2 1 2 2 2 3, ये भी इनफाइनाइट चलेगा ऐसे। और फिर ये जहाँ पे एंड होगा, एंड तो होगा ही नहीं है क्योंकि सेट एन में आपका जो है एलिमेंट्स ही एंड नहीं होंगे। और फिर ऐसे ही 3 एलिमेंट 3 जो है ए का, इसके लिए भी इसकी पेयरिंग होगी सभी नेचुरल नंबर्स के साथ में। तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें, 3 1 3 2 3 3, ये कॉन्टिन्यूसली इसमें ऐसे चलता जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में दोनों में से एक भी सेट आपका इनफाइनाइट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आएगा वो भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट रिमार्क, अगर हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में सपोज दैट एक सेट क्या है आपका, फाई है, मतलब एम्प्टी है, तब कार्टेशियन प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी। सपोज दैट हमारे पास एक सेट है जो कि फाइनाइट है, मतलब कि इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, सपोज दैट ए बी सी, और एक दूसरा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये एम्प्टी है। एम्प्टी को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है। ये आपका सिंबल है एम्प्टी सेट के लिए, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है सेट को रिप्रेजेंट करने का, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का। तो इसमें क्या होता है कि हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखते, इसको एकदम एम्प्टी स्पेस इसमें छोड़ देते हैं। तो बी एम्प्टी सेट है और ए हमारा गिवन सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। तो इस केस में ए क्रॉस बी अगर हम फाइंड करेंगे तो वो भी क्या आएगा, एम्प्टी आएगा, ठीक है। ये भी क्या होगा, एम्प्टी होगा, क्योंकि इसकी पेयरिंग किसके साथ में करेंगे हम, यहाँ तो कुछ है नहीं, तो इसकी पेयरिंग जब किसी के साथ होगी ही नहीं तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे। ए क्रॉस बी में क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, और यहाँ पे पेयर्स फॉर्म ही नहीं हो रहे हैं, तो ये ए क्रॉस बी भी इस केस में क्या होगा, एम्प्टी हो जाएगा। इसी तरीके से सिमिलरली बी क्रॉस ए विल ऑल्सो बी एम्प्टी। बी क्रॉस ए लेंगे तो बी में कुछ है ही नहीं है, तो बी की पेयरिंग हम किसके साथ में करेंगे, जब बी इसमें कुछ कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है बी के अंदर, तो इसकी पेयरिंग हम ए के साथ में किसी भी एलिमेंट के साथ में नहीं कर सकते। तो बी क्रॉस ए भी क्या आ जाएगा आपका, एम्प्टी। क्लियर। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको कि इफ़ आउट ऑफ द 2 सेट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, इफ एनी वन ऑफ दोज सेट्स इज एम्प्टी, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट विल ऑल्सो बी एम्प्टी। ठीक है, अगर दोनों सेट्स में एक भी आपका एम्प्टी है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी होगा। क्लियर। जैसे यहाँ पे अभी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया था 2 सेट्स का, ऐसे 3 सेट्स के लिए भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमारे पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 1 1 2 एंड सेट बी विच कंटेन्स एलिमेंट 0 1 एंड सेट सी विच कंटेन्स एलिमेंट 2 3। तो इस केस में अगर हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है ए बी और सी तीनों का फाइंड करना है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसको रीड क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, अब ये क्या है, एक तरीके से ये ट्रिपल प्रोडक्ट है। ठीक,
ट्रिपल प्रोडक्ट है तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, ट्रिपलेट्स होंगे, वो उसमें 3 एलिमेंट्स होंगे। जैसे जब कार्टेशियन प्रोडक्ट हम 2 सेट्स का ले रहे थे तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे थे, पेयर मतलब उसमें 2 एलिमेंट्स थे। यहाँ पे क्योंकि 3 सेट्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इसमें जो आपके जो भी एलिमेंट्स मिलेंगे वो क्या होंगे, ट्रिपलेट्स होंगे। किस टाइप के होंगे, एक्स वाई जेड टाइप के होंगे, किस टाइप के एलिमेंट्स मिलेंगे जहाँ पर, और ये भी क्या है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स हैं। जैसे ऑर्डर्ड पेयर्स होते थे वैसे यहाँ पे क्या होंगे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। मतलब पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करेगा और तीसरा एलिमेंट तीसरे सेट से बिलोंग करेगा। सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी एंड जेड बिलोंग्स टू सी। क्लियर? तो इस तरीके से हम ट्रिपलेट्स भी लिख सकते हैं, ट्रिपल प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। अब जैसे ये वाला केस है हमारा, अब इसमें इसके एलिमेंट्स लिखने हैं हमें ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए, तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, हियर ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, तो इसको निकालने का तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल है। आप या तो पहले ए क्रॉस बी निकाल लो जैसे निकालते थे, और फिर ए क्रॉस बी निकालने के बाद जो आएगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ में कर लो, या फिर इसी तरीके से हम पहले या फिर बी क्रॉस सी निकाल सकते हैं और फिर जो आएगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, पहले ए क्रॉस बी फाइंड कर लेते हैं। ए क्रॉस बी क्या आएगा यहाँ पे, 1 0 1 1 2 0 2 1। दिस इज ए क्रॉस बी। इसमें 2 एलिमेंट्स है, इसमें 2 एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 एलिमेंट्स होंगे। ए क्रॉस बी हमने फाइंड कर लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी भी क्या एक सेट है, अब इस सेट का क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ में, तो फिर से वही हम कर रहे हैं, एक तरीके से हम 2 सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। पहला सेट क्या है, ए क्रॉस बी, दूसरा क्या है, सी। इसका एलिमेंट क्या है क्रॉस बी का, 1 0 1 0 की पेयरिंग सी के पहले एलिमेंट के साथ, तो क्या हो जाएगा 1 0 2। सिमिलरली 1 0 की पेयरिंग इसके साथ में 3 के साथ में 1 0 3। ऐसे बाकी तीनों एलिमेंट्स की भी जो ए क्रॉस बी के हैं उनकी पेयरिंग हो जाएगी सी के दोनों एलिमेंट्स के साथ में। तो क्या मिल जाएगा हमको, फिर से मिलेगा 1 1 2 1 1 3। अगेन इसी तरीके से फिर 2 0 के लिए लिखेंगे हम 2 0 2 एंड 2 0 3, और फिर लास्ट एलिमेंट की भी पेयरिंग दोनों के साथ में 2 1 2 एंड 2 1 3। क्लियर? तो ये क्या मिल गया हमको, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 8 एलिमेंट्स हैं टोटल। और वैसे भी इसको डायरेक्टली भी हम निकाल सकते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। तो इसमें भी 2 एलिमेंट्स, इसमें भी 2 एलिमेंट्स, इसमें भी 2 एलिमेंट्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाती है, 8। तो डायरेक्टली भी अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिर्फ फाइंड करना हो तो डायरेक्ट इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं इस क्रॉस प्रोडक्ट में जो सेट्स हैं उनमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सबको मल्टीप्लाई करके हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे से हमने क्या लिया था, डिफरेंट सेट्स लिए थे हमने ए बी सी। अगर सेम सेट्स हो तीनों तब कैसे निकालेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट, ये भी देखते हैं यहाँ पर। Given that A is equal to 1 minus 1, find triple product A cross A cross A। क्या है इसमें, A का ही क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया है A के साथ में, और जो वैल्यू आई है फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट किया गया है A के साथ में। तो इसमें ट्रिपलेट्स मिलेंगे, और निकालने के लिए वही प्रोसेस है, आप पहले ए क्रॉस ए निकाल लो,
ए क्रॉस ए क्या आएगा हमारा, 1 की पेयरिंग 1 के साथ में, 1 की पेयरिंग फिर -1 के साथ में, फिर -1 की पेयरिंग 1 के साथ में, और -1 की पेयरिंग -1 के साथ में। सो दिस इज ए क्रॉस ए। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ए की पेयरिंग ए के साथ में हो रही है, तो 1 की पेयरिंग पहले दोनों के साथ में, फिर -1 की पेयरिंग दोनों एलिमेंट्स के साथ में। इसमें फर्स्ट एलिमेंट भी हमारा ए का है और सेकंड एलिमेंट भी कहाँ का है, ए का ही है, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस ए। तो इसमें फिर से क्या करेंगे हम, ए क्रॉस ए के जो एलिमेंट्स मिले हैं, अब इसकी पेयरिंग करेंगे किसके साथ में, सेट ए के एलिमेंट के साथ में। तो फर्स्ट एलिमेंट की पेयरिंग इसके साथ में क्या आ जाएगी, 1 1 1। फिर इस एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट के साथ पेयरिंग 1 1 -1। फिर इसी तरीके से सेकंड एलिमेंट की पेयरिंग इसके साथ में हो जाएगी, दोनों एलिमेंट्स के साथ में। तो क्या मिल जाएगा हमको, 1 -1 1 एंड 1 -1 -1। फिर थर्ड एलिमेंट -1 1 1 और -1 1 -1, ये भी मिल जाएगा। और फिर लास्ट में -1 -1 1 एंड -1 -1 -1। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए निकाल लिया, फिर जो सेट मिला हमको उसका फिर से कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने ए के साथ में किया, तो हमें क्या मिल गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ सेट ए, ये हमें यहाँ से मिल गया। और ये क्या है, आपके ट्रिपलेट्स हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट्स बोलेंगे, और ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स हैं, ठीक है। ऑर्डर्ड होने का मतलब है कि जो सेट पहले लिखा रहेगा उसी सेट से पहला एलिमेंट बिलोंग करेगा, जो सेट बाद में लिखा रहेगा उससे दूसरा सेट एलिमेंट बिलोंग करेगा, और जो सेट लास्ट में लिखा रहेगा उससे लास्ट वाला एलिमेंट ट्रिपलेट में बिलोंग करेगा। यहाँ पर इस केस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है क्योंकि तीनों ही प्लेसेस पे क्या है, सेम सेट। क्लियर। सो इस चैप्टर में एक्सरसाइज 2.1 में जितने भी आपके टॉपिक्स थे वो कवर हो गए हैं, और एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज सॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। थैंक यू।